जानेंगे कि श्वसन क्रिया में होता क्या है, सिर्फ सांस लेना और इसका कौन कौन सा माध्यम है, कैसे श्वसन होता है, किन किन कंडीशंस में श्वसन होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है श्वसन, या पार्ट 2 है क्लास 10 बायोलॉजी। इसमें लोग देखते हैं कि श्वसन, सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन कुछ देखें। सबसे पहले क्या देखते हैं कि परिचय में क्या है कि जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए, जीवन संबंधी सभी क्रिया जो हमारे जीवन का दैनिक क्रिया होता है, या प्रत्येक ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स का जो दैनिक क्रिया होता है उसको सही से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर को ऊर्जा मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है, राइट। अब यह कहां से मिलेगा, पोषण। यह एनर्जी जो है ऊर्जा पोषण से प्राप्त होगा, और पोषण में क्या हम लोग करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब हर एक जीव जंतु है ना, ऑल लिविंग थिंग्स, उन्हें भोजन चाहिए और भोजन से ही सभी पौष्टिक तत्व उन्हें प्राप्त होती है। क्लियर है। अब वहां से पोषण होता है, तो यहां लोग समझे सबसे पहले श्वसन का क्या मोड है, क्या फंक्शन है, इसको हम लोग जाने कि सभी जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से फंक्शनल काम करने के लिए क्या चीज चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और यह एनर्जी हमें कहां से मिलेगा, पोषण से। और पोषण कहां से होगा, तो पोषण की क्रिया होगी भोजन से। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, पिछला चैप्टर में हम लोग भली भांति इसके बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें भोज्य पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक होता है जटिल खाद्य पदार्थ और दूसरा होता है सरल खाद्य पदार्थ। सरल खाद्य पदार्थ, जिसको समझे सरल खाद्य पदार्थ हो गया, और जटिल खाद्य पदार्थ इसके पाचन के लिए। जटिल किसको बोलेंगे, जैसे जो ज्यादा हार्ड खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे मांसाहारी जीव जंतु हो गए, या जो मांसाहारी है या सर्वाहारी है। तो वहां पर क्या होगा कि जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो सरल और जटिल दोनों खाद्य पदार्थ का शरीर में अमाशय में उपापचयी क्रिया होती है। और पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं कि छोटी आंत में बहुत सारा एंजाइम का सेक्रेशन होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो आइए यहां पर देखें कि जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है ताकि ऊतकों द्वारा अवशोषित हो सके। अब जितना भी ऊतक के द्वारा, टिश्यू के द्वारा अवशोषित होगा, क्या चीज, जितना एनर्जी है यह, तो यह एनर्जी ऊतक के द्वारा अवशोषित हो सके। तो यहां पर एक प्रक्रिया सामने आई जो नेक्स्ट बिंदु है, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण क्या है, अब इसको देखिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीजन जो भोज्य पदार्थ के साथ पचने का जो कार्य करता है, यह विधि ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पर देखिए, पचे हुए भोज्य पदार्थ, जो खाना पच गया, कहां पचेगा, छोटी आंत में, उसके बाद कहां जाएगा, बड़ी आंत में। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। यानी जब हम सांस लेते हैं, प्रत्येक जीव जंतु, श्वसन क्रिया कितने चरण में होगी, तो दो प्रकार से होता है। श्वसन पहला हो गया, एक हो गया वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, और दूसरा अनुपस्थिति में। तो दो तरह से श्वसन की क्रिया होगी। यहां देखिए कि पचे हुए भोज्य पदार्थ, जो खाना पच गया, से ऊर्जा का उत्पादन, एनर्जी का जो उत्पादन होगा ऑक्सीजन के द्वारा होगा। यानी भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थिति में करेगा। यानी पचाने का काम कैसे करेगा, जो भी जीव जंतु, ऑल लिविंग थिंग्स जो भी खाना खाएंगे दो परिस्थिति में करेंगे। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में क्या हो गया, वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होगी उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। यानी यहां पे क्या हो गया, वायु की अनुपस्थिति में, और वायु का तात्पर्य किससे हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, राइट। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब कहां होगा, पानी के अंदर, यानी जलीय जीव। और इस प्रकार के श्वसन क्रिया को क्या बोलेंगे, जटिल श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया दो तरह से होता है, एक हो गया सरल श्वसन क्रिया और दूसरा हो गया जटिल श्वसन क्रिया। दोनों को समझिए हम लोग कि ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब डायरेक्ट वायुमंडल से, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करें, तो यह कहलाएगा वायवीय श्वसन। और इसको बोलेंगे सरल ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। यानी कि सरल वायवीय श्वसन जो हो गया वो सरल श्वसन की प्रक्रिया हो गई, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर वातावरण से होगा। जबकि अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, जो क्या कहलाएगा, जटिल श्वसन क्रिया कहलाएगा। ये दोनों क्लियर हो गया। पहला हम लोग समझे सरल श्वसन क्रिया वायु की उपस्थिति में, इसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। और दूसरा हो गया जटिल श्वसन क्रिया वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात जल में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तो यह दोनों समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए स्टार्ट देकर क्या लिखे हैं कि शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। यानी ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, भोजन को पचाने में कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आगे जानते हैं। तो यहां तक हम लोग लिखे हैं, इसको समझ गए।
कि पहला हो गया हमें भोजन चाहिए, भोजन से पोषण होगा, पोषण से ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा से जीवन संबंधी सभी कार्यों का संचालन होगा, यानी बॉडी इन फंक्शनल काम करेगा। पहला ये हो गया। दूसरा, जो भी जीव भोजन ग्रहण करते हैं वह दो तरह से करते हैं। पहला हो गया सरल खाद्य पदार्थ यानी सिंपल, जो शाकाहारी जीव जंतु है, और दूसरा हो गया जटिल खाद्य पदार्थ जो मांसाहारी जीव जंतु है, और तीसरा हो गया सर्वाहारी जिसमें मनुष्य भी आता है, मांस मछली भी खाता है और सरल भोजन भी करता है, लिक्विड डाइट भी लेता है, लिक्विड ही ग्रहण करता है। तो यहाँ पर अलग अलग जो जटिल खाद्य पदार्थ है सभी का शरीर के अंदर एक ही काम है, और काम क्या है कि ऑक्सीडेशन की क्रिया करके भोजन को पचाना और भोजन से सारे पौष्टिक तत्व को उत्तकों तक पहुंचाना। यहां तक क्लियर। अब इसके नीचे देखते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। जो हम समझे कि ऑक्सीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ऊर्जा के उत्पादन में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। और यह क्रिया कितने चरणों में होगा, तो दो चरणों में। पहला अवायवीय जो हो गया वायु की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और दूसरा हो गया वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो सीधा वायुमंडल से संपर्क में श्वसन क्रिया करेंगे उसको बोलेंगे सरल श्वसन क्रिया, और यह कहलाएगा वायवीय श्वसन, राइट। और जो वायु की अनुपस्थिति में यानी जल में जो श्वसन करेगा, जलीय जीव जो होंगे वह सभी क्या करेंगे, वे सभी अवायवीय श्वसन क्रिया करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इसको बोलते हैं जटिल श्वसन क्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां तक इसको हम लोग राइट डाउन करें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहां पर सरल श्वसन क्रिया। सरल श्वसन क्रिया के उदाहरण में हम लोग भी हैं, मनुष्य, जीव जंतु और वैसे जीव जंतु जो जमीन पर रहते हैं। तो सरल श्वसन क्रिया में वायु के संपर्क से सीधा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और शरीर में रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, यानी CO2 को पूरा नासिका से बाहर निकालते हैं। तो वह प्रक्रिया कहलाएगा सरल श्वसन क्रिया। O2 ग्रहण करना कहां से, तो सीधे वायुमंडल से, यानी कि वातावरण से सीधा O2 वायुमंडल से O2 ग्रहण करना, पुनः निष्कासन करना, CO2 का निष्कासन करना। तो इसका क्या हम लोग देखेंगे डिफाइन कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं, श्वसन यानी रेस्पिरेशन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर को एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही श्वसन कहते हैं, यानी भोजन करने के बाद श्वसन क्रिया के द्वारा ही उपापचयी क्रिया होती है और इसके बाद ऊर्जा बनता है, राइट। और वही ऊर्जा हमें प्रत्येक उत्तकों तक पहुंचता है और वहां से हमें एनर्जी मिलता है। अब आगे देखिए, 2 नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा, इसके बाद यहां तक नोट कर ले, और इसका 3 नंबर में आइए ऑक्सीकरण विघटन। मतलब ऑक्सीकरण अवकरण जो होता है, तो विघटन कैसे होता है इसको लोग जानते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, ऊर्जा के एनर्जी यानी ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका में सरल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज या वसा एवं एमिनो अम्ल का विघटन होता है। यानी ग्लूकोज मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, जिसका रासायनिक सूत्र हो गया C6H12O6। तो यह विघटन मतलब टूटना, और टूट करके एनर्जी बनाता है। और एनर्जी किस रूप में बनेगा, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनेगा जिसमें ग्लूकोज मदद करेगा वह हो गया ATP। ऊर्जा ATP के रूप में हमारे शरीर में कार्यान्वयन का काम करता है वाहक, यानी कि ATP का मतलब क्या हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब इसका विघटन होता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही समस्त जैव कोशिकाओं में, जितने भी जीवित कोशिका है ना, उसमें एनर्जी के रूप में ATP बनेगा और इसको बोलेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक यूनिवर्सल कैरियर होता है, यानी कि ATP ही ऊर्जा का वाहक कहलाता है, कैरियर। तो यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग देखें यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट कि जैव ऊर्जा यानी कि जीवों में जो ऊर्जा के उत्पादन जो होते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। यही ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जो हो गया रासायनिक सूत्र C6H12O6। और अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल कहा जाता है। जो खाना खाते हैं ऊर्जा बनता है, इसका कोशिकीय ईंधन क्या हो गया, ग्लूकोज। ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको आराम से नोट करें। तो ये आपका 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, यहां से इसको नोट करेंगे 2 नंबर, फिर 3 यहां से ऑक्सीकरण विघटन हो गया। इसमें रिजल्ट में क्या बनेगा, तो पहला हो गया ऊर्जा से जो विघटन होगा, भोजन का विघटन होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या करेगा, यह वसा और एमिनो अम्ल का विघटन मतलब तोड़ने का काम करेगा, विखंडन करेगा, विखंडन करके उसको फिर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, C6H12O6 को कोशिकीय ईंधन बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं सेलुलर फ्यूल। यही ईंधन का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहलाता है, यूनिवर्सल कैरियर, जो धो कर ले जाता है ना, वही यह हो गया ग्लूकोज। अब आइए आगे देखते हैं कि
यह क्या कहलाएगा कोशिकीय ईंधन के बाद श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो हम लोग क्या देखें, जब विघटन होगा तो क्या बनेगा, एरो के जो दाहिने तरफ है वो प्रोडक्ट बना, बाएं तरफ है रिएक्टेंट अभिकारक हो गया, तो ग्लूकोज मिला ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया रेस्पायरेशन मतलब श्वसन किए, और यह हो गया आपका ग्लूकोज जो क्या कहलाया, यह कहलाया ईंधन, कोशिकीय ईंधन। तो यह दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाया, एंजाइम की मदद से, कहां होगा, तो छोटी आंत में, एंजाइम की मदद से यह अभिक्रिया करेगा, उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा प्रोडक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जो श्वसन में रेस्पायरेशन में बाहर करते हैं CO2, और जल की अधिक मात्रा को भी यह शरीर से बाहर कर देता है। तो जल की अधिक मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया यह बाय प्रोडक्ट, इसका जो अधिक मात्रा में होगा उसको शरीर से बाहर करेगा और यह एनर्जी बनेगा और इस तरह से ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो यह समीकरण हो गया। अब इसको याद करेंगे, नोट डाउन करें इस चीज को, और यहाँ पे देखेंगे C6H12O6 + 6O2 श्वसन क्रिया होगा, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, और इस तरह से ये दोनों अभिक्रिया करके एंजाइम की मदद से जब अभिक्रिया किया तो एनर्जी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में हो गया, इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निष्कासन करेगा। अधिक मात्रा में जब जल बनेगा तो उसको शरीर से बाहर करेगा। तो यहाँ से हम राइट डाउन करेंगे 2, ये हो गया 3, इसका हो गया दूसरा ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से यह हो गया। फिर इसके बाद आएंगे जैव ऊर्जा के उत्पादन, यहाँ से इसको करेंगे। ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन कि इसको बोलते हैं कोशिकीय ईंधन, सेलुलर फ्यूल, और इसका इंपॉर्टेंट हो गया यह श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण। उम्मीद करते हैं कि सभी बिंदु आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण को देखेंगे, बाय प्रोडक्ट क्या आया और रिएक्टेंट क्या हो गया। राइट, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़े। अब देखिए आगे का जो है कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया, जो सेल में कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है रेस्पायरेशन, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है इसको देखें। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन यानी कोशिका में रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, इस प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटेंगे। कितने चरणों में बांटेंगे, 2 चरणों में। पहला क्या हो गया, अवायवीय श्वसन। अवायवीय मतलब क्या हो गया कि वायु की O2 की अनुपस्थिति में, और दूसरा हो गया वायवीय श्वसन यानी कि O2 की उपस्थिति। तो ये दोनों क्लियर है, समझ में आ गया कि 2 चरणों में बांटा गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अवायवीय श्वसन की O2 की अनुपस्थिति में क्या होगा, कौन कौन से कंडीशन आएंगे, इसको हम लोग जाने। तो यहाँ पर देखिए अवायवीय श्वसन मतलब एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होगा, इसमें ग्लूकोज यानी कि जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, इसमें ग्लूकोज का C6 वाला कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है इसलिए इसका पूर्ण विखंडन नहीं होता है, आंशिक विखंडन होता है, जिस कारण से यह क्रिया कहां पर बनेगा, तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य में बनेगा। ये देखिए कोशिका द्रव्य में, और ये ग्लूकोज हो गया। तो 3 कंडीशन आएगा, पहला कंडीशन यह हो गया, दूसरा यह, और तीसरा। ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको याद कर लेंगे और इसको आराम से आप डायग्राम को समझे, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कैसे इसका विखंडन हो रहा है। तो ये तीनों हो गए, यहाँ पर ग्लूकोज के विभिन्न विखंडन के विभिन्न चरण हो गए, इसको 3 चरणों में बांटा गया। तो यहाँ पर क्या दिया कि कोशिका द्रव्य में होता है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, पहले हम बताया कि ऑक्सीजन के अभाव के कारण, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा, जिस कारण से यह कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा, यानी कि ग्लूकोज कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा। यानी जलीय जीव जो होते हैं उनको श्वसन क्रिया में कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है वनस्पत जो धरती पे जीव जंतु है। आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि शेष ऊर्जा पाइरुवेट के बंधनों में संचित होते हैं। आंशिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुआ और शेष ऊर्जा जो होगा पाइरुवेट के रूप में बॉन्ड यानी बंधनों के रूप में संचित होंगे। अब पाइरुवेट क्या है, इसको लोग जाने कि पाइरुवेट में कैसे होता है। तो पाइरुवेट के विभिन्न चरण हो गए। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझे। ग्लूकोज का जब क्या होगा, कोशिका द्रव्य में इसका एनर्जी का विखंडन होगा तो पाइरुवेट बनेगा प्लस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ऊर्जा का निर्माण होगा। ये 3 चीज देखिए डायग्राम से। ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन होगा तो बनेगा पाइरुवेट प्लस एटीपी और ऊर्जा। अब 3 कंडीशन यहाँ पर आएगा। 3 कंडीशन कौन कौन है इसको देखें। पहला हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में यह क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद करेंगे कि ग्लूकोज पाइरुवेट प्लस एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका द्रव्य में इसका विखंडन होगा तो पहला हो गया O2 की अनुपस्थिति में, जो कि इसका उदाहरण हो गया ईस्ट, और ये बनेगा इथेनॉल प्लस CO2। दूसरा कंडीशन आएगा O2 की उपस्थिति में, O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब यह प्रक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में करेगा, यह ईस्ट में करेगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसमें क्या बनाएगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यहाँ क्या बनाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड।
और O2 के अभाव में, यानी कि तीसरा कंडीशन हो गया जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो, यानी कि जहां कम ऑक्सीजन की मात्रा हो, लेवल कम हो, ऑक्सीजन का जब अभाव होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखिए। तो पेशी कोशिका में इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन के अभाव से पेशीय कोशिका में प्रभाव पड़ेगा और इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही रोचक है। यह लैक्टिक अम्ल बनाएगा, यह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होगा जो CO2 प्लस H2 और ऊर्जा बनाएगा, और ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो ईस्ट में होगा। तो तीनों कंडीशन हो गया। ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न चरण एग्जाम में आता है सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाने के लिए, और इसको समझना है तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्लूकोज पहला हो गया O2 की अनुपस्थिति, जब O2 का अभाव अनुपस्थिति होगा, मतलब प्रेजेंट एब्सेंट होगा तो ईस्ट में होगा, और यह प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब O2 की उपस्थिति होगी तो यह कहाँ होगा रिएक्शन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और O2 के अभाव में, जहां पर O2 पूर्ण रूप से नहीं पूर्ण होगा तो वहां पर पेशीय कोशिका में इसका रिएक्शंस पता चलेगा और यह क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। तो ये तीन चरण हो गए, जिसमें पहला हम लोग देखें कि पायरुवेट के विभिन्न चरण में पायरुवेट O2 की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाता है। ये पहला प्रक्रिया क्या बोलेंगे, किण्वन और फर्मेंटेशन, और यह किस में होगा, तो ईस्ट में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ईस्ट। तो याद रखेंगे कि ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन जब होगा O2 की अनुपस्थिति में, जब O2 अनुपस्थित होगा तो यह प्रक्रिया को किण्वन बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा, ईस्ट में यह दिखेगा। दूसरा और तीसरा के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यहाँ पे क्या दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों डायग्राम समझ लें एकदम ध्यान से कि पहला हो गया अनुपस्थिति, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, याद करें, इसको रिपीट करें। दूसरा उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तीसरा हो गया अभाव में, O2 के अभाव में कहां प्रभाव पड़ेगा, पेशीय कोशिका में क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।